देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला और आज विश्लेषण में होगी एक ऐसे माफिया की बात जिसके नाम की कभी दहशत थी, लेकिन आज ये माफिया न सिर्फ डर रहा है बल्कि अपने साम्राज्य को बचाने के लिए सीएम योगी की तारीफ में कसीदे पड़ रहा है। वहीं बात करेंगे जनसंख्या के संतुलन संग्राम की, जिसको लेकर प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई है और बात तमाम मसलों पर होगी। आधे घंटे आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए विश्लेषण। और आज विश्लेषण की शुरुआत माफिया अतीक अहमद की उस तारीफ के साथ जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है, क्योंकि जो अतीक अहमद कल तक डर का दूसरा नाम था, जिसकी दहशत से यूपी में लोग कांपने लगते थे, वो अब योगी की रट लगा रहा है। क्योंकि आज जब अतीक पेशी के लिए लखनऊ पहुंचा तो उसने सीएम योगी को न सिर्फ ईमानदार बता दिया बल्कि बहादुर बताते उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ दिए। और अब सवाल बड़ा है कि क्या अतीक ये सब अपना बचे हुए साम्राज्य को बचाने के लिए कर रहा है? देखिए रिपोर्ट। माफिया अतीक अहमद के बदले सुर, सीएम योगी को बताया बहादुर। देखिए, योगी आदित्यनाथ एक बहुत बहादुर मुख्यमंत्री है, ईमानदार है। तारीफ के पीछे डर या कार्रवाई का टेरर। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके वह तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। 2017 में जब सीएम योगी ने सत्ता संभाली थी तो मंच से ये बात कही थी, या तो अपराधी अपराध छोड़ दे या उत्तर प्रदेश छोड़ दे। और 5 साल बाद जब यूपी में फिर से चुनाव हुए तो सीएम योगी ने कहा था, या तो अपराधी जेल में हैं या फिर जान की भीख मांग रहे हैं। ये बड़े पेशेवर अपराधी और माफिया जो पहले सत्ता का संचालन करते थे, गरीबों का, व्यापारियों का, वाहन पेटियों का जीना हराम कर देते थे, आज आप देख रहे होंगे ये सभी जेल के अंदर हैं और जान की भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। आज आप देखते होंगे इनको गिड़गिड़ाते हुए। देखिए, योगी आदित्यनाथ एक बहुत बहादुर मुख्यमंत्री है, ईमानदार है। और अब माफिया अतीक अहमद के बदले सुर को देखकर लगता है कि सीएम योगी ने गलत नहीं कहा था, क्योंकि जो अतीक अहमद कल तक डर और दहशत का दूसरा नाम था, वो अब सीएम योगी की तारीफ में न सिर्फ कसीदे पढ़ रहा बल्कि उन्हें ईमानदार और बहादुर बता रहा। देखिए, योगी आदित्यनाथ एक बहुत बहादुर मुख्यमंत्री है, ईमानदार है। अतीक अहमद ने सीएम योगी की ये तारीफ लखनऊ कोर्ट में बसपा नेता राजू पाल के हत्याकांड की पेशी के दौरान कही थी। कभी सरकारों के संरक्षण में कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बना अतीक अहमद आज योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहा है। राजू पाल हत्याकांड में पेशी पर आए अतीक ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ईमानदार और बहादुर मुख्यमंत्री हैं। अतीक के खिलाफ अलग अलग जनपदों में 97 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इसमें ज्यादातर हत्या, अपहरण, रंगदारी, वसूली, लूट, जमीन पर कब्जे करना और आपराधिक षड्यंत्र रचना जैसे धाराओं के मुकदमे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अतीक अहमद को योगी इतने अच्छे लगने लगे हैं? तो एक लाइन में जवाब है कि 2017 में जैसे ही योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, वैसे ही अतीक अहमद के बुरे दिन शुरू हो गए। अतीक की अब तक की 1100 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं या फिर उनको ध्वस्त करा दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश में किसी भी माफिया के खिलाफ होने वाली कार्रवाई में सबसे बड़ी कार्रवाई है। अतीक ने आज जो भी कहा उसके मायने कुछ भी हो, लेकिन यह साफ है कि योगी सरकार का माफिया के खिलाफ चल रहा ताबड़तोड़ अभियान उसके लिए दहशत का पर्याय है और उसकी सारी हेकड़ी निकल चुकी है। अतीक पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ केस दर्ज होने के साथ ही उसकी संपत्तियां कुर्क होने लगी। अब तक उसकी और उसके गुर्गों की 986 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति
कुर्क की जा चुकी है। अतीक अहमद के खिलाफ 98 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। अतीक अहमद इन दोनों गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसके खिलाफ योगी सरकार का एक्शन जारी है। हर हफ्ते अतीक अहमद की करोड़ों की संपत्ति जब्त की जा रही। ये तस्वीर 15 अक्टूबर की है, जब पुलिस अतीक अहमद की 30 करोड़ की 2 संपत्तियों को कुर्क करने के लिए लखनऊ की धूमनगंज पहुंची थी। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत अभियुक्त अतीक अहमद पुत्र स्वर्गीय हाजी फिरोज निवासी 95D। जानकारों की माने तो अतीक अहमद को डर सता रहा है कि उसका जो भी बचा हुआ साम्राज्य है वो भी बुलडोजर की भेंट न चढ़ जाए। यही वजह है कि अतीक अहमद न सिर्फ सीएम योगी की तारीफ कर रहा है, बल्कि उन्हें ईमानदार और बहादुर तक बता रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अतीक अहमद की इस तारीफ के बाद उस पर हो रही कार्रवाई पर रोक लगेगी या फिर जैसे कार्रवाई होती आ रही वैसी ही जारी रहेगी, क्योंकि जिस केस की पेशी के लिए अतीक अहमद साबरमती से लखनऊ आया था, उसमें कोर्ट ने अतीक पर आपराधिक साजिश और हत्या में आरोप तय कर दिया है। अब इंतजार है 3 नवंबर की तारीख का, जब कोर्ट फैसला सुनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात जनसंख्या के संतुलन संग्राम की, क्योंकि जो बात एक दिन पहले सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने जनसंख्या के बढ़ते असंतुलन पर कही थी, वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। आज सीएम योगी की संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात हुई। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच जनसंख्या संतुलन पर लंबी चर्चा हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपी जनसंख्या नियंत्रण पर बड़ा फैसला लेने वाला पहला राज्य बनेगा, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट की मार सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश ही झेल रहा है। जनसंख्या नियंत्रण पर संग्राम, देश के नाम यूपी का पैगाम। संगम नगरी में मंथन, जनसंख्या की असंतुलन पर चिंतन। देश के सबसे बड़े सूबे की सियासी जमीन जनसंख्या असंतुलन के चिंतन से गर्म होने लगी है, क्योंकि संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के जनसंख्या असंतुलन पर दिए गए बयान के बाद गुरुवार को प्रयागराज में सीएम योगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच जनसंख्या के बढ़ते असंतुलन और धर्मांतरण के मुद्दे पर देर तक चर्चा हुई और अब कयास लगाए जा रहे कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई ठोस कदम उठाने वाला पहला राज्य बन सकता है। यानी चर्चा इस बात की है कि आने वाले दिनों में योगी सरकार के कैबिनेट की जो बैठक होगी या मंत्रिमंडल की बैठक होगी, उस बैठक में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, कोई नया प्रस्ताव लाया जा सकता है या फिर पुराने कानून में बदलाव कर उसे और सशक्त बनाया जा सकता है। दरअसल एक दिन पहले सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले ने जनसंख्या के बढ़ते असंतुलन पर चेताते हुए एक जैसी जनसंख्या नीति बनाने की बात कही थी, जो सब पर बराबरी से लागू हो। हमारे देश में कन्वर्शन होने से, मतांतरण होने से कई जगह पर संख्या हिंदुओं की कम होती है, उसके परिणाम भी भुगतना पड़ता है। तो पहले भी हुआ है और जगह जगह पर उसकी समस्या भी आई है। इसलिए ये जो किसी न किसी प्रकार से मतांतरण करने की कई साजिश है, यह भी एक जनसंख्या को। दत्तात्रेय होसबोले ने इसके साथ ही धर्मांतरण से देश में हिंदुओं की संख्या कम होने, कई हिस्सों में धर्मांतरण की साजिश चलाने और कुछ सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ की बात कही थी। दत्तात्रेय होसबोले यही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि दुनिया के कई देशों में विभाजन का कारण जनसंख्या असंतुलन रहा है। इस बात को कहते हुए उन्होंने 1947 के विभाजन को भी कोट किया था। और अब सवाल बड़ा हो गया कि क्या वाकई देश में जनसंख्या का असंतुलन बढ़ गया है, और क्या जनसंख्या नीति बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो बात संघ की तरफ से निकली है, यूपी सरकार उसे सीरियस प्रॉब्लम बता रही है। निश्चित तौर से उस बयान का देश का समर्थन मिलेगा और इस दिशा में सरकार आगे बढ़े, और यही राष्ट्र और राज्य के हित में भी है। और आने वाला समय जिस प्रकार की चुनौतियों से भरा हुआ है, उसमें जनसंख्या नियंत्रण का जो विषय उठाया गया है, उसको निश्चित तौर से मैं भी उसका समर्थन करता हूँ। ये मैं समझता हूँ कि देश के लिए
बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक विषय भी है, क्योंकि जनसंख्या हमारे लिए शुरू से बड़ा महत्वपूर्ण विषय रहा है और ये आवश्यक रहने के कारण हम लोग इसको एजेंडे में लेंगे। आज नहीं तो कल ये हम लोगों के एजेंडे में है और निश्चित रूप से लागू होगा। दत्तात्रेय होसबोले के इस बयान के बाद सूबे की राजनीति गर्मा गई। सपा और कांग्रेस संघ के इस बयान को सांप्रदायिकता फैलाने के चश्मे से देख रहे हैं, तो मुस्लिम धर्मगुरु जनसंख्या संतुलन पर अलग ही राग अलाप रहे हैं। लिहाजा बढ़ती हुई जनसंख्या बेशक एक समस्या है, मैं भी समझता हूँ। लिहाजा उसका समाधान मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन को है कि एजुकेशन उन कौमों के अंदर देना जहाँ को एजुकेशन नहीं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपी से जनसंख्या नियंत्रण पर कोई बड़ा ऐलान होगा, क्योंकि जनसंख्या की बढ़ती मार अगर किसी राज्य पर सबसे ज्यादा पड़ रही तो वो उत्तर प्रदेश है, जिसकी आबादी दुनिया के कई मुल्कों से ज्यादा है। लेकिन क्षेत्रफल की बात करें तो भारत में यूपी का नंबर 4था है। लेकिन संघ ने जो बात कही वो जनसंख्या नियंत्रण से कहीं आगे की है। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या सरकार कोई ऐसी नीति बना पाएगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। और अब बात मदरसों के सर्वे खत्म, अब एक्शन की बारी। जी हाँ, यूपी में मदरसों का सर्वे खत्म हो गया है और अब सबकी निगाहें 15 नवंबर की तारीख पर टिकी हुई है, जब मदरसों की रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी, क्योंकि सर्वे में 7,500 अवैध मदरसों की बात सामने आई है। मदरसों के सर्वे खत्म, एक्शन होगा शुरू। 15 नवंबर को सरकार को मिलेगी रिपोर्ट, 7,500 अवैध मदरसे डिको। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे की जो तारीख शासन ने मुकर्रर की थी वो खत्म हो गई है और अब मदरसों के सर्वे के खत्म होने के बाद सबकी नजर अवैध मदरसों पर होने वाली कार्रवाई पर टिकी है, क्योंकि 15 नवंबर को ये रिपोर्ट सरकार तक पहुंच जाएगी। विरोध किया। गिनती के एक पूरे हिंदुस्तान के मिलाकर के 10 नेता भी नहीं होंगे जो केवल गलत रास्ते दिखाना, गलत रास्ते पे चलाना और गलत तरीके से चले लोग तो फंस करके जेल जाएं, कोई बवाल हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। उनके खिलाफ तो कार्रवाई होती नहीं है जो उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं, तो वो 10 लोगों के बयान के आधार पर देश नहीं चलता। लेकिन सर्वे खत्म होने के बाद जो प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक प्रदेश में करीब 7,500 ऐसे मदरसे मिले जो अवैध हैं। संबंधित जिलों के डीएम को इन सर्वे से जुड़ी हुई रिपोर्ट 31 अक्टूबर तक सौंपी जाएगी। उसके बाद डीएम इस रिपोर्ट को 15 नवंबर तक शासन में भेजेंगे। जिम्मेदारों की माने तो प्रदेश में इस दौरान 7,000 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चिन्हित किए गए, इनके सर्वे का काम किया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि जो भी मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं, जहां पर गड़बड़ियां मिली हैं, अब उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। जिन जिलों में सबसे ज्यादा मदरसे अवैध रूप से मिले उनमें 585 मदरसे मुरादाबाद में, 142 गोरखपुर में, 139 गाजियाबाद में, 102 बाराबंकी में, 100 देवबंद में, 87 लखनऊ में, 86 कानपुर नगर में, 78 प्रयागराज में, 76 सहारनपुर में और 55 अयोध्या में मिले। लेकिन जब 15 नवंबर को पूरी लिस्ट आएगी तो एक एक जिले की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सरकार क्या फैसला लेगी। ये सर्वे सिंपल साधारण सर्वे है, स्कूलों की तरह, कॉलेजों की तरह, यूनिवर्सिटीज़ की तरह। इससे हमें एक डेटा प्राप्त होने वाला है ताकि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं उनको भी हम गुणवत्तापूर्वक अच्छी शिक्षा दे सकें, बेहतर शिक्षा दे सकें। दरअसल 2016 में ही मदरसा परिषद बोर्ड को भंग कर दिया गया था, जिसके चलते बाद में जो मदरसे खुले उन्हें मान्यता नहीं मिली। अब सवाल भविष्य का है जो संकट में नजर आता है। गिनती के एक पूरे हिंदुस्तान के मिलाकर के 10 नेता भी नहीं होंगे जो केवल गलत रास्ते दिखाना, गलत रास्ते पे चलाना और गलत तरीके से चले लोग तो फंस करके जेल जाएं, कोई बवाल हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। उनके खिलाफ तो कार्रवाई होती नहीं है जो उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं, तो वो 10 लोगों के बयान के आधार पर देश नहीं चलता। और अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जिस मदरसे के सर्वे पर इतना बवाल हुआ, अब जब इन पर एक्शन होगा तो क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
और अब बात करते हैं बीएचयू में फीस वृद्धि महाभारत की, क्योंकि पिछले 5 दिन से बीएचयू में बढ़ी हुई फीस को लेकर छात्र सड़कों पर ही हैं। लेकिन आज टेंशन उस वक्त बढ़ गई जब सुरक्षा कर्मियों से छात्रों की झड़प हो गई। छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी ने 50% फीस बढ़ा दी है, तो यूनिवर्सिटी फीस बढ़ाने की बात से इनकार कर रही है। प्रयागराज के बाद बीएचयू में फीस की लड़ाई। फीस वृद्धि पर छात्रों की चढ़ाई। अभी प्रयागराज में फीस वृद्धि को लेकर छात्रोरों का विरोध थमा भी नहीं था कि अब बीएचयू में फीस वृद्धि को लेकर छात्र सड़क पर उतर आए हैं। छात्रों का आरोप है कि कई कोर्स में फीस 50% तक बढ़ा दी गई और कई छात्र संघ की इकाइयां छात्रों के समर्थन में उतर आई हैं। लेकिन गुरुवार को छात्रों की सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प हो गई। बात नहीं करने हम लोग जा रहे हैं ना। बात है आपसे बात। दरअसल छात्रों का ये विरोध पिछले 5 दिन से जारी है। छात्र अपने तरीके से यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर बीएचयू के नए वीसी सुधीर जैन फीस बढ़ोतरी की बात से इनकार कर रहे हैं, जिनका साफ कहना है कि अभी तक कोई फीस नहीं बढ़ाई गई और अगर किसी छात्र से अतिरिक्त फीस ली गई तो उसे रिफंड कर दिया जाएगा। देखिए, फी रिवीजन को लेकर के विश्वविद्यालय ने अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं उनको कोई बढ़ी हुई फीस नहीं देनी है। एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए कोई फ़ी वृद्धि, कोई फ़ी रिवीजन नहीं है। जो भी रिवीजन का प्रपोजल है जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो 2022-23 यानी आगामी सत्र में जो भी अभ्यर्थी प्रवेश लेंगे बीएचयू में उनके लिए वो फ़ी रिवीजन प्रभावी होगा। और ये जो फ़ी रिवीजन को लेकर जो भी डिसीजन लिया गया था ये 2019-20 के शैक्षणिक सत्र से पहले लिया गया था। लेकिन छात्रों का विरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी आने वाले समय में फीस बढ़ाने की तैयारी कर रही है। हॉस्टल फीस को बढ़ा करके, चाहे वो मेस चार्जेस को बढ़ा करके या फिर सेमेस्टर फीस को बढ़ा करके, या जो गेस्ट हाउसेस हॉल्स हैं उनका फीस बढ़ा करके एक तरह से विश्वविद्यालय को एक बाजार बना दिया गया है। बीएचयू प्रशासन का साफ तौर पे ये कहना है कि वर्तमान में शिक्षा ग्रहण कर रहे किसी भी छात्र से फीस अधिक नहीं ली जा रही है और जिन छात्रों ने अधिक फीस दी है उनके फीस भी वापस किए जाएंगे। इसके साथ ही आने वाले छात्रों को फीस वृद्धि झेलनी पड़ सकती है। इन सब के बावजूद जो छात्र हैं उनका ये कहना है कि फीस वृद्धि अगर होती है, आगे भी होती है, तो उसका विरोध जारी रहेगा। मतलब एकदम साफ, पहले प्रयागराज में फीस वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन हुए और अब यही प्रदर्शन वाराणसी में होने लगे हैं। उधर यूनिवर्सिटी प्रशासन समझाने की पूरी कोशिश कर रहा, लेकिन कहीं से भी बीच का रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये सब उस बीएचयू में हो रहा जिसके निर्माण में कभी पूरे भारत ने हिस्सा लिया था। वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा। अब बात अयोध्या के दीपोत्सव के ट्रेलर की, क्योंकि 23 अक्टूबर को अयोध्या में भव्य दीपोत्सव होने वाला है, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ दीप जलाने की तैयारी हो रही है। और इसी तैयारी की एक तस्वीर आज अयोध्या से सामने आई तो पूरे देश की नजर भगवान राम की नगरी पर टिक गई। भव्य दीपोत्सव का ट्रेलर जारी, इस बार दिवाली त्रेता वाली। सियावर रामचंद्र की। 18 लाख दीप से जगमग होंगे घाट, पीएम मोदी देंगे सौगात। भगवान राम की नगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी तेज हो गई है। ये भव्य लेजर शो दीपोत्सव की तैयारी का ही हिस्सा है, जिसकी रोशनी से पूरा अयोध्या जगमग होगा। इस बार खुद प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या के ऐतिहासिक दीपोत्सव का गवाह बनने वाले हैं। और इस रिपोर्ट के साथ ही विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, अब बने रहे हमारे साथ।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।